हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में राजनीतिक विज्ञान की। देखिएगा, हम हमारे जो राज्य के जो व्यवस्था है, विधानमंडल है, इस विधानमंडल का एक प्रमुख हिस्सा भी है और कार्यपालिका का जो प्रमुख है आपके राज्यपाल के नाम से जाना जाता है। इस राज्यपाल को हम प्रमुख रूप से पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से ये आपके संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत भारत में राज्यपाल का योगदान रहता है और राज्यपाल किस प्रकार से मुख्यमंत्री के साथ में सहयोग स्थापित करके किस प्रकार से शासन संचालन होता है राज्यों का। तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया है, ये बात हमें पता है और हम बार बार पढ़ते आए हैं, लेकिन किस प्रकार से ये काम करती हैं। तो संसदीय शासन में कार्यपालिका के प्रमुख रूप से दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है आपके नाम मात्र का, एक होता है आपके वास्तविक। तो एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है आपके, और साथ ही में एक होती है आपकी प्रमुख रूप से वास्तविक। क्या होती है? नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका होती हैं। केंद्र सरकार में राष्ट्रपति नाम मात्र की आपकी कार्यपालिका होती हैं, वहीं प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद होती हैं ये वास्तविक कार्यपालिका के रूप में आपकी भूमिका रूप में अदा करते हैं। केंद्र के समान ही राज्यों में शासन का संसदीय स्वरूप आपके अपनाया गया है और राज्य सरकार में नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में राज्यपाल काम करता है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति करता है। वहीं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका की भूमिका निवहन करते हैं और इस प्रकार आपके राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्यपाल होता है ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्य में राज्यपाल का पद ठीक वैसे ही है जैसे केंद्र में किसका है, राष्ट्रपति का है। राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। देश का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? तो देश का प्रथम व्यक्ति होता है आपके राष्ट्रपति। ठीक उसी प्रकार से राज्य का प्रथम आपके व्यक्ति कौन होता है? तो आपके इस प्रश्न का जवाब होगा राज्यपाल। राज्यपाल क्योंकि राज्य के शासन और प्रशासन से संबंधित सभी कार्य किसके नाम पर होते हैं? आपके गवर्नर के नाम पर होते हैं, राज्यपाल के नाम पर होते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद भारत शासन अधिनियम जो 1935 है, इस 1935 से भारतीय संविधान में राज्यपाल का जो पद है ये आपके प्रेरित होकर इसे शामिल किया गया था। अनुच्छेद 153 के बारे में हम बात करेंगे। प्रत्येक राज्य का एक आपके राज्यपाल होगा, ये आपके अनुच्छेद 153 कहता है। अनुच्छेद 153 कहता है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। मूल संविधान में ये प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु जो 7वां संविधान संशोधन आपके अधिनियम आया 1956 में, जो आपके धारा 6 के अनुसार क्या हुआ, इसके अनुसार एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये बात आपके प्रमुख रूप से 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से निकल के आई थी। लेकिन अनुच्छेद 153 था, ये प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये बात कहता है, और एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत आई थी। तो आपके अनुच्छेद 153 याद रखना है, 153 कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये 153 में है। आगे बढ़ते हैं। जब किसी राज्य के राज्यपाल को किसी अन्य राज्य के राज्यपाल का पद कार्यभार सौंपा जाता है तो उसे अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल के रूप में जाना जाता है। जब आप एक राज्य के राज्यपाल बने हुए हो और आपको अन्य राज्य के राज्यपाल के पद का कार्यभार सौंप दिया जाता है तो आप उसे अतिरिक्त कार्यभार के नाम से अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल के रूप में जाने जाएंगे। अर्हताएं दी गई है जो अनुच्छेद 157 में दे रखी है। 157 में अर्हताएं दे रखी है। अर्हताएं किस अनुच्छेद में? 157 में। 157 आपको याद रखना है। अर्हताओं के लिए राज्यपाल पद के लिए संविधान में दो अर्हताएं दी गई है। संविधान की बात करें तो मूल रूप से संविधान में दो ही अर्हताएं दी गई है जो अनुच्छेद 157 में दी गई है। पहली कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी कि वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। तो कम से कम भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। ये दो अर्हताएं हैं अनुच्छेद 157 के अंतर्गत आपके भारतीय संविधान में तय की गई है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता का उल्लेख किया गया है
कि वह भारत का नागरिक या राज्य सरकार या उनकी अधिक स्थानीय सरकार में लाभ के पद पर न हो, जबकि राज्यपाल के लिए संविधान में ऐसी कोई योग्यता का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं किया गया है। ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। राष्ट्रपति के लिए ये आपके योग्यता का उल्लेख करते हुए कहा गया कि भारत का नागरिक या राज्य, भारत सरकार या राज्य सरकार या इसके अधीन स्थानीय सरकार में लाभ के पद पर न हो, जबकि राज्यपाल के लिए संविधान में ऐसा कोई भी आपके ऐसी योग्यता का उल्लेख नहीं है अपने। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 155 की। 155 आपकी बात करता है किसकी? 155 बात करता है नियुक्ति की, बात करता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता है, ये बात आपको ख्याल रखना है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करता है और इसका अर्थ है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है। राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी यह प्रावधान कहाँ से संविधान में लिया गया है? तो वो है कनाडा से। नियुक्ति संबंधी ये जो प्रावधान है ये कनाडा से प्रभावित है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में ये परंपरा है कि किसी राज्य के निवासी को उसी राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। 1967 तक यह परंपरा भी विकसित हुई कि राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व केंद्र सरकार से संबंधित राज्य सरकार मुख्यमंत्री से परामर्श कर लेती थी, क्योंकि इस समय केंद्र व राज्यों में एक ही दल की सरकार थी। किंतु 1967 के बाद जब केंद्र और राज्यों की अलग अलग दलों की सरकारें बनने लगी तो राज्यपाल का पद केंद्र के द्वारा राज्य को नियंत्रित करने का एक हथियार बनता चला गया। अब राज्यपाल पद पर नियुक्ति में राज्य सरकार मुख्यमंत्री से परामर्श नहीं किया जाता है, सीधे ही नियुक्ति कर दी जाती है। लेकिन 1967 से पहले ये आपके प्रावधान था कि वो सलाह लेकर ही आपके राज्यपाल बनाते थे, क्योंकि एक ही पार्टी का आपके राज था। धीरे धीरे पार्टियां बढ़ी और ये हथकंडा बन गया आपके राज्यों को नियंत्रित करने का। कार्यकाल की बात करें तो 156 पे है कार्यकाल। नियुक्ति हमने देखी 155 में और अर्हता देखी हमने 157 में। 153 में हमने देखा कि एक राज्य के लिए एक राज्यपाल तो हो गई, प्रत्येक राज्य के लिए। राज्यपाल होगा, ठीक है ना। एक 155 नियुक्ति की बात करता है। 156 आपके कार्यकाल की बात करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर आपके पद धारण करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक उसको प्लेजर है किसका? प्रेसिडेंट का, प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति की क्या है? धारण करता है पद राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद को त्याग पहले भी सकता है। इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंध 1 व 2 के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद की ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों 1 व 2 के अधीन आपके रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अवधि पर धारण करता है। परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी क्या है? पद ग्रहण नहीं कर ले, ये बात ध्यान रखना। इसका अर्थ है कि सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक होता है, परंतु राज्यपाल अपनी पदावधि की समाप्ति के पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र के द्वारा पद त्याग कर सकता है अथवा राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का अर्थ है राज्यपाल अनिवार्यतः 5 वर्ष तक के पद पर रहेगा। ये बात जरूरी नहीं है, यही आपके अनिवार्यता दिखाता है। राष्ट्रपति चाहे तो उसे 5 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व बिना कारण बताए बिना किसी प्रक्रिया के पद से हटा सकता है और इस अवधि के दौरान वह उसे किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। चाहे वो 5 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद भी उसे राज्यपाल के लिए पुनः नियुक्ति भी कर सकता है, तो ये भी कोई रोक टोक नहीं है कि उसे पुनः नियुक्ति नहीं की जाए। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का वास भी करता है प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री परिषद की क्या है? प्रसाद पर्यंत। यही बात आपके मूल रूप से पते की बात यही आई है।
राष्ट्रपति तो ये खिलौना है, रबड़ को एक स्टाम्प है, ठीक है, बिरो इस्तेमाल कोई दूजो यूज करे। आप मेन रूपो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद, केंद्रीय जो मंत्री परिषद है वो डिसाइड करे भी हिसाब जो है, सारी नियुक्तियाँ वगैरह वही करता है, बस राष्ट्रपति सिर्फ उस पर मोहर लगाने का काम करता है। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करता है। राज्यपाल को पद से हटाने के आधार का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन जो वीपी सिंह आपके सिंगल बनाम भारत संघवाद हुआ, बीपी सिंगल बनाम भारत, बीपी सिंगल बनाम भारत संघवाद, दो 2010 में हुआ था, ये याद रखना। इसमें यह निर्णय दिया गया था कि किसी राज्यपाल को राजनीतिक आधार पर नहीं हटाया जाना चाहिए। इस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल राष्ट्रपति का कर्मचारी नहीं है, अपितु राज्य की जो कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रधान है, कोई राष्ट्रपति का कर्मचारी नहीं है जो हटा रहे हो आप। इसलिए राज्यपाल को हटाने के लिए कोई न कोई सुदृढ़ और मजबूत कारण होना चाहिए। पुंछी आयोग आया 2007 में अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि संविधान में उल्लेखित जो प्रसाद पर्यंत के प्रावधान को समाप्त किया जाए और राज्यपाल को पद मुक्त करने के लिए महाभियोग जैसी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अपनाई जाए, तभी वो हटाया जा सकता है। सीधी बात, बहुत सही बात पुंछी आयोग करता है 2007 में कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया होनी चाहिए, प्रसाद पर्यंत वाला शब्द ही हटाओ। राजस्थान विशेष के संदर्भ में बात करें, राजस्थान का वह राज्यपाल जिसने राष्ट्रपति के द्वारा मुक्त किया गया वो रघुकुल तिलक हैं। राजस्थान का वह राज्यपाल जिनको राष्ट्रपति के द्वारा क्या है मुक्त किया गया वो रघुकुल तिलक थे। रघुकुल तिलक जी का तिलक निकाल दिया था राष्ट्रपति के द्वारा मुक्त। इन्हें 1981 में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा पद मुक्त किया गया। राष्ट्रपति कौन थे उस समय 1981 में? नीलम संजीव रेड्डी है, इनके द्वारा आपके पद मुक्त किया गया और ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहने वाले, आरपीएससी के सदस्य रहने वाले रघुकुल त्यागी जी को पद मुक्त कर दिया गया नीलम संजीव रेड्डी के जी द्वारा। एन संजीव रेड्डी राजस्थान के, आगे बढ़ो, राजस्थान के वह राज्यपाल जिन्होंने पद पर रहते हुए त्याग पत्र दे दिया था वो दो व्यक्ति थे। एक थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, एक थे मदन लाल खुराना। तो मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल ठीक है, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। राजस्थान के राज्यपाल जो सबसे लंबी अवधि तथा सबसे कम अवधि तक पद पर रहे, यहाँ पर हम बात करें जिसमें सर्वाधिक कार्यकाल के अंतर्गत स्थायी राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। 1 नवंबर 1956 से लेकर 15 अप्रैल 1962 तक, ये बहुत बड़े लंबे कार्यकाल रहने वाले सर्वाधिक यही अपने सरदार गुरुमुख निहाल सिंह है। और अतिरिक्त प्रभार या कार्यवाहक के दृष्टिकोण से देखें तो शिवराज पाटिल अतिरिक्त प्रभार के दृष्टिकोण से, और एनएल टिब्रीवाल जो कार्यवाहक के दृष्टिकोण से हैं, और उनके बाद न्यायाधीश केडी शर्मा है, ये कार्यवाहक के हिसाब से इनके बाद में। और न्यूनतम कार्यकाल के अंतर्गत स्थायी राज्यपाल है वो सरदार दरबारा सिंह है, मात्र 23 दिन के लिए। दरबारा सिंह जी आपके 23 दिन के लिए राज्यपाल रहे। और अतिरिक्त प्रभाव के हिसाब से देखें तो टीवी राजेश्वर हैं, टीवी राजेश्वर आपके 7 दिन के लिए ही क्या रहे, राज्यपाल रहे।
जो अतिरिक्त प्रभार के थे। कार्यवाहक राज्यपाल मिलाप चंद जैन सुनोगे, मिलाप चंद। इनके शायद पद पे रहते हुए मृत्यु भी हो गई थी मेरे हिसाब से। ये कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए। तो दरबारा सिंह जी 23 दिन के लिए थे, जो स्थायी राज्यपाल थे। अतिरिक्त प्रभार वाले जो किसी और राज्य के थे, इसमें अतिरिक्त प्रभार मिला, वो टीवी राजेश्वर थे, 7 दिन के लिए थे। कार्यवाहक राज्यपाल थे मिलाप चंद जैन, जो 10 दिन के लिए रहे। और वापस अगर हम बात करें जो सर्वाधिक कार्यकाल रहे, तो स्थायी रूप से गुरुमुख जी निहाल सिंह। और अतिरिक्त प्रभार या कार्यवाहक की दृष्टि से सबसे पहले अतिरिक्त प्रभार की बात करें तो शिवराज पाटिल हैं। कार्यवाहक की दृष्टि से आपको एनएल टिब्रेवाल हैं। तो शिवराज पाटिल अतिरिक्त प्रभार वाले हैं सर्वाधिक कार्यकाल के। एक है आपके एनएल टिब्रेवाल, ये कार्यवाहक के दृष्टिकोण से सर्वाधिक कार्यकाल। पद हेतु शर्तें देखते हैं 158 में। अब शर्तें हैं पद हेतु। राज्यपाल संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त होता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान है जो राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से ही रिक्त कर लिया है। कब से? पद ग्रहण की तारीख से। इसका अर्थ है राज्यपाल संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 158(1)। हाँ, तो एक बात अपनी दूसरी ये है कि राज्यपाल लाभ का अन्य कोई पद धारण नहीं करेगा। ये 158(2) कहता है कि राज्यपाल है कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल बिना किराए दिए हुए शासकीय निवास के आपके उपयोग का हकदार होगा तथा दूसरी अनुसूची में दिए गए जो उपलब्धियां हैं, भत्ते हैं और विशेष अधिकार हैं। ठीक है। और जब तक कि संसद के द्वारा विधि बनाकर अन्य कोई उपबंध नहीं किया जाता, अनुच्छेद 158(3) में ये बात दे रखी है। ठीक है ना। जब तक संसद द्वारा कोई विधि बनाकर अन्य उपबंध नहीं किया जाता, तब तक भी ये बातें आपके लागू रहेगी। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत धारा 7 के द्वारा अनुच्छेद 158(3) का जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल है तो उसके दिए जाने वाले उपलब्धियां, भत्ते, देखो कोई राज्यपाल मान लो हो गया कि 2 से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल बन गया, तो उसके जो दिए जाने वाली उपलब्धियां होती हैं, भत्ते होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? संसद नहीं है यहाँ पर, राष्ट्रपति के द्वारा है। तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर आपके प्रदान करेंगे। ठीक है ना। इसका अर्थ है यदि कोई व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसे वेतन एक ही राज्यपाल के बराबर दिया जाएगा, लेकिन मिलेगा। लेकिन क्या है? वेतन का बंटवारा राज्यों में राष्ट्रपति के द्वारा तय किए गए हुए अनुपात में होगा कि ये राज्यपाल इतना, ये राज्य इतना देगा, ये राज्य इतना देगा, लेकिन मिलेगा एक ही व्यक्ति का। ये 158(3) क में ऐसा जोड़ा गया 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। इंपॉर्टेंट लाइन, एग्जाम में आने वाले लाइन। राज्यपाल का जो वेतन होता है, भत्ते होते हैं, राज्य की कौन सी निधि? संचित निधि। प्रभारित होंगे। और वर्तमान में राज्यपाल की 3,50,000 प्रति माह। कौन से? वार्षिक नहीं है, प्रति माह है। वेतन दिया जाता है। संविधान के लागू होने समय राज्यपाल का वेतन 5500 रुपये था और आज
3.5 लाख रुपए का हकदार हो चुका है। राज्यपाल पद के लिए पेंशन नहीं होती है, पेंशन नहीं होती, तो बेचारों को टेंशन होती है इस बात की। फिर बात करते हैं, पेंशन दे दी, अरे सॉरी, सेवा शर्तें हमने तय करी। फिर हम बात करते हैं शपथ की। शपथ की बात अनुच्छेद 159 में करते हैं। प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपने पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के अपने उपलब्ध जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, या तो होगा मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायमूर्ति, अगर वो उपलब्धि नहीं है तो आपके वरिष्ठतम न्यायाधीश। राज्यपाल की शपथ क्या है? वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष आपके या प्रतिमान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर क्या करेगा। राज्यपाल की शपथ के प्रारूप का उल्लेख 159 में, 159 में ही है, ना कि आपकी तीसरी अनुसूची में। तीसरी जो अनुसूची है उसमें ये आपके प्रारूप नहीं है, 159 में ही है। आप ये भी जानने चाहिएगा कि राज्यपाल की शपथ के प्रारूप में, मैं अमूक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक राज्य का नाम, राजस्थान के राज्यपाल के पद का कार्यपालन अथवा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करूँगा अथवा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, देखो परिरक्षण, संरक्षण और साथ ही में प्रतिरक्षण करूँगा। परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा राज्य का नाम, और राजस्थान की जनता की सेवा और कल्याण की निरत रहूँगा। कल्याण में क्या? निरत रहूँगा। राज्यपाल संविधान और विधि का परिरक्षण, राज्यपाल क्या है? संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की तथा जनता की सेवा और कल्याण की शपथ करता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राज्यपाल संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, इनकी शपथ वो लेता है। ठीक है, जनता की सेवा और कल्याण की शपथ ग्रहण करता है। राज्य की शपथ के 2 बार राज्य के नाम का उल्लेख किया गया है। कितनी बार? 2 बार हमने देखा राज्य का नाम का उल्लेख है, यहाँ पर और यहाँ पर। फिर देखो, आकस्मिक रिक्ति हो जाए, अचानक पद के खाली हो जाए, तो इस स्थिति में क्या होगा? अनुच्छेद 160 में आकस्मिक रिक्ति की होने की स्थिति की बात करता है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रावधान किया जाता है। राज्यपाल का पद आकस्मिक रूप से रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित व्यक्ति पद के कर्तव्यों का क्या है? निर्वहन करता है। इसका अर्थ है यदि राज्यपाल पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो उस स्थिति में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन किसके द्वारा किया जाएगा? इसका निर्धारण करेगा राष्ट्रपति। एक 160 के अकॉर्डिंग सामान्यतः राष्ट्रपति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में क्या करता है? नियुक्त करता है, अथवा पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार देता है। या तो चीफ जस्टिस के आपके प्रमुख रूप से हाईकोर्ट का होता है, उसे मुख्य न्यायाधीश होता है, उसे कार्यवाहक राज्यपाल बना लेता है, या फिर जो पड़ोसी राज्य है उसके राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दे देता है। जब संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल के रूप में कार्य करता है तो उसे कार्यवाहक राज्यपाल कहा जाता है। लेकिन जो पड़ोसी राज्य का राज्यपाल इस पद का ग्रहण करता है तो उसे अतिरिक्त प्रभार वाला राज्यपाल कहा जाता है। राजस्थान विशेष के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम कार्यवाहक राज्यपाल हुए 1970 में। कब हुए? 1970 में हुए। आपके राजस्थान उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जगत नारायण। कौन हुए? जगत नारायण। ठीक है। जगदीश शरण वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे जिनको 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया।
तो सबसे पहले आपके जगत नारायण कार्यवाहक राज्यपाल बनते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और इसके बाद में मुख्य न्यायाधीश ऐसे रहे जगदीश शरण वर्मा। जो 2 टर्म्स के लिए आपके कार्यवाहक राज्यपाल रहे, नियुक्त रहे। इन्होंने बाद में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया। बाद में जाकर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं जगदीश शरण वर्मा। राजस्थान के अब तक कार्यवाहक राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश रहे इस प्रकार से हैं। सबसे पहले जगत आपके नारायण, फिर वेदपाल त्यागी वान के.डी. शर्मा, पी.के. बनर्जी, डी.पी. गुप्ता, जगदीश शरण वर्मा, मिलाप चंद जैन और नवरंग लाल टिबरेवाला, ये प्रमुख रूप से कार्यवाहक राज्यपाल रहे अब तक राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो सबसे पहले जगत नारायण, फिर वेदपाल त्यागी के बाद में सबसे पहले तो ये देखो वेदपाल त्यागी कब 1977। उसके बाद में के.डी. शर्मा हुए आपके 1981। और इसके बाद में के.डी. शर्मा के बाद में पी.के. बनर्जी। ये हुए आपके 1985 में। वेदपाल त्यागी, के.डी. शर्मा, पी.के. बनर्जी। उनके बाद में हुए डी.पी. गुप्ता। हुए 1985 में हुए ये भी। इनके बाद हुए जगदीश शरण शर्मा। ये 2 टर्म में हुए थे आपके, एक 1987, एक 1988। फिर ये मुख्य न्यायाधीश भी बने थे सुप्रीम कोर्ट के। इनके बाद न्यायाधीश मिलाप चंद जैन। नवरंग लाल टिबरेवाल। फिर नाइनटीन 98 में हुए। ठीक है, नवरंग लाल टिबरेवाल। ओके, तो कुछ अपने यहाँ पर हमने सब अगर बात करें न्यूनतम अपने कार्यकाल वाले मिलाप चंद जैन हुए थे, ये मिलाप चंद जी जैन। ठीक है, और टिबरेवाल है, ये टिबरेवाल आपके नवरंग लाल टिबरेवाल, जिन्हें एनएल भी लिखा आ सका है, एनएल टिबरेवाल 1998 में हुए सर्वाधिक कार्यकाल वाले। 2 बार कार्यकाल वाले कौन थे? जगदीश शरण वर्मा। ठीक है, अब हम बात करें राजस्थान विशेष में जो अतिरिक्त कार्य प्रभार वाले हुए उनके बारे में विशेष तौर पर बात करते हैं। राजस्थान के राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार पहली बार 26 अगस्त 1991 में, और वो वाला कब था? 1970 में, कार्यवाहक वाला। यह अतिरिक्त
प्रभार। जो गुजरात के तत्कालीन राज्यपाल थे स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह थे गुजरात के राज्यपाल। इनको राजस्थान का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। स्वरूप सिंह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। के अध्यक्ष रहे हैं स्वरूप सिंह। ठीक है। राजस्थान में अब तक टोटल अपने 9 अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले गुजरात के आपके स्वरूप सिंह, फिर धनिकलाल मंडल है हरियाणा के, फिर कैलाशपति मिश्र है गुजरात के, फिर टीवी राजेश्वर हैं उत्तर प्रदेश के, AR किदवई हैं हरियाणा के, रामेश्वर लाल ठाकुर है मध्य प्रदेश के, प्रभा राव थे ये हिमाचल प्रदेश के थे, शिवराज पाटिल ये पंजाब के थे, और राम नाइक अंतिम है ये उत्तर प्रदेश के थे। और कार्यवाहक में अंतिम कौन है? NL टिब्रेवाल। ठीक है। तो याद होना चाहिए स्वरूप सिंह, धनिकलाल मंडल, कैलाशपति मिश्र, टीवी राजेश्वर, AR किदवई, रामेश्वर लाल ठाकुर, प्रभा राव, शिवराज पाटिल, राम नाइक गोइन उत्तर प्रदेश वाले, ये प्रमुख रूप से 9 अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल हैं और टोटल 6 राज्यों से अपने संबंधित हैं। बहुत सारे देखो, ज़्यादा सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको किस किस का नाम मिलेगा? तो गुजरात का आपको नाम मिलेगा यहाँ पर, गुजरात और गुजरात। 2 आपके हरियाणा मिल जाएंगे, ये हरियाणा वाले। ठीक है। MP से 1, हिमाचल प्रदेश से 1, पंजाब से 1, यूपी से भी आपके 2 मिल जाएंगे। ठीक है। MP, पंजाब और हिमाचल से प्रभा राव, पंजाब से शिवराज पाटिल, MP से रामेश्वर लाल ठाकुर। ठीक है। हरियाणा से 2 धनिकलाल मंडल और AR किदवई, गुजरात से स्वरूप सिंह पहले वाले और फिर थर्ड वाले कैलाशपति मिश्र, फिर यूपी टीवी राजेश्वर और अंतिम वाले हमारे राम नाइक, ये भी यूपी से थे। ओके। तो ये आपके लेखा जोखा रहने वाला अतिरिक्त कार्यभार वाले किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल जिनको अंतिम बार राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया 2014 में। जो यूपी के थे राज्यपाल तत्कालीन राम नाइक, इनको दिया गया। एक व्यक्ति वे आपके यूपी के मुख्यमंत्री जो राजस्थान के कल्याण सिंह, ये कल्याण सिंह भाई साहब आपके राजस्थान के एक ऐसे एकमात्र और प्रथम राज्यपाल हुए जिनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया राजस्थान के साथ साथ में, और वो दिया गया 2015 में। किसका? हिमाचल प्रदेश का। राजस्थान के राज्यपाल जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, उनकी अगर हम बात करें तो 4 ऐसे व्यक्ति हुए जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। सबसे पहले तो हमारे पहले ही आपने नाम बताए तो सरदार दरबारा सिंह है, जिनका न्यूनतम कार्यकाल भी है, 23 दिन का मात्र कार्यकाल रहा। तो इनकी मृत्यु हो गई थी आपके पद पे रहते हुए, और ये 1998 में आपके क्या थे? राज्यपाल थे। दूसरे हमने बात करी थी निर्मल चंद जैन की, हमने मिलाप चंद जैन की बात कर रहे थे ना, तो कुल मिला के एक जैन थे। मिलाप चंद जैन तो आपके कार्यवाहक वाले थे, ठीक है, वो अलग है। तो निर्मल चंद जैन है, ये निर्मल चंद जैन के आपके जो 2003 में राज्यपाल थे, इनके भी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तीसरे आपके शैलेंद्र कुमार सिंह है जो 2007 में रहे थे,
इनकी भी आपके पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। और एक है आपके प्रभा राव। प्रभा राव 2010 में थे, इनकी भी पद पे रहते हुए आपकी क्या हुई, मृत्यु हुई। तो कुल मिला के सरदार दरबारा सिंह, ठीक है, जो 1998 के आसपास थे। और इनके बाद में निर्मल चंद जैन, जो 2003 में थे। इनके बाद अगर बात करें तो तीसरे आपके नाम व्यक्ति हैं शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार जी का 2007 से लेकर अपने 2009 तक रहे थे। और अंतिम रूप से जिनकी मृत्यु हुई प्रभा राव थे, जिनको पहले अतिरिक्त प्रभार भी मिला था, ठीक है। और अतिरिक्त प्रभार जब ये मिला था, ये कहाँ के प्रभा राव थे आपके? प्रभा राव हिमाचल प्रदेश के आपके राज्यपाल थे। फिर राजस्थान का भी नया राज्यपाल अलग से बनाया गया था, ठीक है। तो ये पद पे रहने वाले मृत्यु जिनकी हुई थी उनकी बात कर रहे थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए अपन बात करते हैं राज्यपाल के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ। जो आपके अनुच्छेद के बारे में बात करें, अनुच्छेद वाइज बात करता है 361 में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए विशेष अधिकारों का उल्लेख है। ये प्रावधान अनुच्छेद 14 में आपके वर्णित विधि के समक्ष समता का क्या है, अपवाद है। जो अनुच्छेद 14 बात करता है उसका ये अपवाद है, राज्य का राज्यपाल या राज प्रमुख अपने पदीय शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों को पालन करने के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति क्या है, उत्तरदायी नहीं है। न्यायालय के प्रति क्या है, उत्तरदायी नहीं है। अनुच्छेद 361(1) के अनुसार नोट, इस उपबंध को इस रूप में नहीं समझा जाना चाहिए कि यह किसी व्यक्ति को राज्य सरकार के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने से रोकता है। तो यह किसी हिसाब से भी नहीं समझना चाहिए कि यह उपबंध आपके किसी व्यक्ति को राज्य सरकार के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने से रोकता है। ये भी जाने कि राज प्रमुख आपके 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा संविधान से उल्लेखित राज प्रमुख शब्द का बाकी सभी स्थानों से लोप कर दिया गया, परंतु जो संविधान का अनुच्छेद आपका 255 है, 255 आपके जो ख है, और एक आपके जो 361(1) है, राज प्रमुख शब्द है आपकी वर्तमान में भी उल्लेख है। तो पूछ ले कि वर्तमान संविधान में राज प्रमुख शब्द का कहीं उल्लेख है, तो हाँ, दो जगह पर है, 355 ख और 361(1) के अंतर्गत इसका उपबंध आज भी है। राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय के में आपके दांडिक या फौजदारी के मामले नहीं लाए जा सकते, ये 361(2) कहता है। 361(2) ऐसी बात कहता है, ठीक है ना। एक हमने देखा कि राज्यपाल है, राज प्रमुख है, अपने पदीय जो शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। दूसरी की दांडिक या फौजदारी मामले नहीं लाए जा सकेंगे पदावधि के दौरान। तीसरा 361(3) आपके राज्यपाल के पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध गिरफ्तारी आदेश जारी नहीं किया जा सकता। 361(3) कहता है गिरफ्तारी वारंट, गिरफ्तारी जारी नहीं की जाएगी किसी भी न्यायालय के द्वारा। राज्यपाल के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्य के संबंध में दीवानी मामले 2 माह पूर्व है। व्यक्तिगत कोई कार्य से संबंध में दीवानी मामले हैं तो 2 माह पूर्व है। कितने माह पूर्व है? 2 मंथ्स पहले आपके पूर्व सूचना के आधार पर ही लाए जा सकेंगे, अन्यथा नहीं लाए जा सकेंगे। ये 361(4) कहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं
ये भी जाने अनुच्छेद कौन सा है भाई, ये भी जाने में 162वां अनुच्छेद है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार देखते हैं। तो किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होता है जिन पर उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। तो राज्य के कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होता है जिन पर राज्य के जो विधानमंडल है उस विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय होंगे उसमें। तो राज्य सूची और समवर्ती सूची, एक संघ सूची होती है, इस पे इनका शक्ति या अधिकार नहीं होता है क्योंकि इस पे विधानमंडल है, ये विधि नहीं बना सकती, तो वहाँ पर कार्यपालिका की शक्ति नहीं पहुँचेगी। परंतु जिन विषयों पर विधानमंडल और संसद दोनों विधि बनाने की शक्ति है उस विषय पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति देखें तो संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से केंद्र को दी गई कार्यपालिका शक्ति से नियत होगी और संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के द्वारा सीमित भी की जा सकती है अगर उनके अपने क्या समवर्ती सूची का विषय हो तो है। ठीक है, राज्यपाल की कार्य और शक्तियाँ देखते हैं। तो राज्यपाल राज्य में राज्य का प्रमुख हेड ऑफ स्टेट के रूप में काम करता है। राज्य का प्रमुख हेड ऑफ द स्टेट संवैधानिक प्रमुख रूप से, जबकि मुख्यमंत्री है सरकार का मुख्य होता है। तो हेड ऑफ द स्टेट तो है कौन, राज्यपाल, लेकिन हेड ऑफ द आपकी गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, वो होता है मुखिया, मतलब मुख्यमंत्री होता है, सीएम। राज्यपाल की राज्य में वही स्थिति है जो केंद्र में किसकी है, राष्ट्रपति की है। सामान्यतः राज्यपाल को राज्य में आपातकालीन शक्ति विहीन राष्ट्रपति कहा जाता है। तो आपातकालीन शक्ति विहीन राष्ट्रपति कहा जाता है राज्यपाल को। राज्यपाल की को कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती है, परंतु राष्ट्रपति के समान उसे कूटनीतिज्ञ, सैन्य और आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। इस मामले में राष्ट्रपति से कमज़ोर है। राष्ट्रपति के पास आपको बताओ सैन्य, कूटनीतिज्ञ और अपना जो आपातकालीन शक्तियाँ वो होती हैं। अनुच्छेद 163 की बात करें तो 163 के अंतर्गत राज्यपाल की शक्तियों को 2 श्रेणी में विभाजित किया गया है। वे शक्तियाँ जिनका प्रयोग मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा और वे शक्तियाँ जिनका प्रयोग वह स्वविवेक के आपके आधार पर करेगा। तो 163 में क्या है, राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं इनको 2 श्रेणियों में आपके विभाजित किया गया है और ये हमने देखा। राज्यपाल दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है। एक तो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। क्या करता है, राज्य की जो कार्यपालिका है इस राज्य की जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान के रूप में। ठीक है, और दूसरी बात मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है उसमें आपकी क्या है, देखो ये इसी के अंतर्गत हम देखें तो राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है। दूसरा संघ का प्रतिनिधित्व होता है, उसमें वह स्वविवेक की शक्तियों का इस्तेमाल करके काम करता है। तो एक राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान और दूसरा आपकी क्या है, संघ सरकार का प्रतिनिधित्व हो गया। ठीक है, एक कार्यपालिका प्रधान हो गया। ठीक है, चलिए कार्यपालिका संबंधी हम देखें तो कार्यपालिका के संबंधित हम शक्तियाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 154 के अनुच्छेद की। 153 तो हमने देखा कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। मैं 154 कहता है कि राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। किस में निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, जिनका प्रयोग वह स्वयं करेगा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अर्थात राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, यह अनुच्छेद 154 कहता है। क्या आप जानते हैं क्या चीज़, कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है राज्यपाल में निहित होती है और इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्यमान विधि के द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कार्य राज्यपाल को स्थानांतरित करने वाले नहीं समझे जाएंगे। ये बात जो अनुच्छेद में कही गई है, तो किसी विद्यमान विधि के द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए जो कार्य हैं राज्यपाल को स्थानांतरित करने की वाले नहीं समझे जाना चाहिए। और संसद और राज्य के विधानमंडल को राज्यपाल के अधीन किसी प्राधिकारी को कार्य सौंपने जाने से नहीं रोकेगी।
राज्यपाल के अधीन किसी प्राधिकारी को क्या है, कार्य सौंपे जाने से नहीं रोकेगी। कौन? संसद या राज्य के विधानमंडल को, जो संसद है या राज्य के विधानमंडल है, इनको राज्यपाल के अधीन जो किसी प्राधिकारी है उसको कार्य सौंपे जाने के लिए नहीं रोकेगी। वो तो सिर्फ आपके नाम मात्र का प्रधान है, ठीक है ना, तो उसमें बड़ा प्रबंधन भी किया गया है, ऐसा नहीं है कि वो वास्तविक प्रमुख बन जाए। तो मंत्रिपरिषद का गठन करना, तो मंत्रिपरिषद के गठन के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है मंत्रिपरिषद के गठन के तहत। अनुच्छेद 164(1) की बात करें तो इसके अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये बात 164(1) में कही गई। और अन्य जो मंत्री है उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा सही, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। मुख्यमंत्री फिर डिसाइड करेगा किसको कौन सा किस किस को मंत्री बनाना है। अब राज्यपाल तो सारी चौधर कर नहीं सकता। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के जो नेता होता है उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। और विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होने जैसी शब्दावली संविधान में उल्लेखित नहीं है, ये बात याद रखना। विधानसभा में बहुमत दल का नेता होने जैसी आपकी क्या कोई शब्दावली संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन भारत की संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री आपकी क्या है नियुक्त करता है। किसी भी दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर सबसे बड़े दल को क्या है, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना और एक स्वस्थ परंपरा और संवैधानिक बाध्यता नहीं है। को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना एक आपकी स्वस्थ परंपरा है, संवैधानिक बाध्यता नहीं है। आप छोटे दल वाले को भी आप क्या है आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन फिर उसका लॉजिक बैठेगा नहीं, तो बड़े वाले को आमंत्रित किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात हम करते हैं फिर आगे बढ़ते हुए सरकार के कार्य का संचालन करना। सरकार के जो कार्य है उनका संचालन करना 166 के अंतर्गत। देखो, किसी राज्य की सरकार के समस्त जो कार्यपालिका कार्यवाही है राज्यपाल के नाम से ही की हुई जाती है, ठीक है, राज्यपाल के नाम से ही हुई आपके कही जाती है कि भाई राज्यपाल के नाम से हुई। यह अनुच्छेद 166(1) कहता है आपके राज्यपाल के नाम से किए गए कार्य और निष्पादित जो आदेश हैं अन्य लिखितों को ऐसी रीति से अवधि प्रमाणित किया जाएगा जो राज्यपाल के द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं। इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित विधिमान्य इस आधार पर प्रश्नगत नहीं हो जाएंगे कि राज्यपाल के द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश लिखित नहीं है, आदेश या लिखित नहीं है। अनुच्छेद 166(2) कहता है। इसको अर्थ यही है कि राज्यपाल के द्वारा बनाए गए जो नियम है उन नियमों के तहत जो प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा किया गया जो कार्य है राज्यपाल के द्वारा ही किया जवा मानना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो राज्यपाल ने किया ही नहीं। तो राज्यपाल के जो अधीनस्थ होते हैं, जो आपके जो पदाधिकारी होते हैं, उनके द्वारा जो किया जाता है वो राज्यपाल के द्वारा ही माना जाता है। ये 166(2) कहता है ये बात। तो आप हर बार ये नहीं कहोगे कि नहीं इस पर राज्यपाल ने अंगूठा साइन सील नहीं ठोकी है, तो वो प्राधिकारी कर रहे हैं, वही बात है। अनुच्छेद 166(1) और 2 में दिए गए जो प्रावधान है स्वरूप निर्देशनात्मक है, आदेशनात्मक नहीं है। ये क्या निर्देशात्मक है, आपके आदेशात्मक नहीं है। कोई आदेश इन उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह केवल इस आधार पर अवैध नहीं होगा कि राज्यपाल के द्वारा जो व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर नहीं किया गया है। इस विवाद में केवल इतना ही साबित करना उपयुक्त होगा कि अनुच्छेद 166(3) के अंतर्गत ऐसा आदेश उचित अधिकार के द्वारा पारित किया गया है, किए गए थे। राज्यपाल को राज्य सरकार के सुचारू रूप से संचालन करने के लिए तथा मंत्रियों के कार्य वितरण करने के लिए नियम बनाने का अधिकार, राज्यपाल को राज्य सरकार के जो सुचारू रूप से संचालन करने के लिए और मंत्रियों को कार्य वितरण करने के नियम बनाने का अधिकार किसमें 166(3) में है। उपयुक्त उपबंध के अधीन राज्यपाल के द्वारा राजस्थान सरकार की कार्य विधि नियम का निर्माण किया जाता है। उपयुक्त उपबंध के अधीन क्या है, राज्यपाल के द्वारा राज्य सरकार की कार्य विधि नियम रूल ऑफ बिजनेस का निर्माण किया है। यह भी जाने अनुच्छेद कौन सा 166(4) 42वां संविधान संशोधन व अधिनियम 1976 में के द्वारा आपके संविधान में अनुच्छेद 166(4) जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि कोई भी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण है यह अधिकार नहीं रखेगा कि वह राज्य सरकार के कार्य को अधिक आपके सुविधाजनक ढंग से संचालित करने के लिए अनुच्छेद 166(3) के अंतर्गत बनाए गए नियमों को प्रस्तुत करने की मांग करे। ये कोई भी न्यायालय या अन्य प्राधिकार ये अधिकार नहीं रखेगा कि राज्य सरकार के कार्य को अधिक आपके सुविधाजनक ढंग से संचालित करने के लिए अनुच्छेद 166(3) के अंतर्गत बनाए गए जो नियम है उनको प्रस्तुत करने की मांग करे। ये कोई अधिकार नहीं है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा उक्त प्रावधानों को आपके विलोपित कर दिया गया। ये जो प्रावधान आया
इसको विलोपित कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से। ठीक है, अब बात करते हैं नियुक्ति संबंधी शक्ति आ गई। तो नियुक्ति संबंधी शक्ति है वो देखें, तो राज्यपाल अपनी कार्यपालक शक्ति के अनुसार अपने महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। किन किन की करता देखिएगा, राज्य के जो महाधिवक्ता हैं, राज्य के महाधिवक्ता की ये 165 के अंतर्गत। ठीक है, और राज्य के वित्त आयोग है, इस वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं ये 243 जय के अनुसार। राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयुक्त है, उनको 243 के अनुसार। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं, आरपीसी के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं 316 के अनुसार। निर्वाचन आयुक्त और वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य महाधिवक्ता। अब देखो, जिला न्यायाधीश है, जिला न्यायाधीश को अनुच्छेद 233 के अंतर्गत किसी राज्य के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापन प्रोन्नति ये राज्य का राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श करके ही करेगा। राज्य स्तर के विभिन्न जो संवैधानिक और संवैधानेतर आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उनके सदस्य हैं, उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्य के विश्वविद्यालय हैं, उनके कुलपति का, और राज्यपाल स्वयं होता है ना, तो ये विश्वविद्यालय को क्या होता है, कुलाधिपति होता है। स्वयं तो होता है कुलाधिपति, और बाकी कुलपतियों का या कुल गुरु कह दो, उनका आपके नियुक्ति करने का काम राज्यपाल ही करता है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलाधिपति राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। राष्ट्रीय जो विधि विश्वविद्यालय जोधपुर है, इसका जो कुलाधिपति होता है, इसका कुलाधिपति राजस्थान का हाईकोर्ट का आपके जो मुख्य न्यायाधीश होता है, ये होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, अलग से लिख रही है। एक कि राज्य के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में राज्यपाल को राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान करता है, ये बात याद रखना। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में उनकी कर्तव्य निर्वहन है तो नियुक्ति है ये राज्यपाल के द्वारा विधायकों में से की जाती है। नीचे आपके क्या है, ये कुलाधिपति है, इससे संबंधित चार्ट है जो राज्य, केंद्रीय और राष्ट्रीय विधि विश्व भारतीय विश्वविद्यालय कुलाधिपति के बारे में जानकारी आपके दी गई है। ऐसा कहाँ पर है, क्या चीज़ है, अभी क्लियर करता हूँ। चलो, यहाँ पर क्या है, कुछ चीज़ें मिस यहाँ पर लिखी भी नहीं है। तो जनरेटर यहाँ पर ऐसी बात है कि बात करता है कि राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं, उनका जो कुलाधिपति होता है राज्यपाल होता है, और राज्य स्तर के सभी जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपति करता है। तो खुद तो होता है कुलाधिपति विश्वविद्यालय का, और कुलपतियों का भी आपकी नियुक्ति यही करता है। दूसरी की केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है, उनका कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक, और विश्वविद्यालयों के जो कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य के संदर्भ में, केंद्र के संदर्भ में बात समझ में आई। तीसरी की राष्ट्रीय विधि जो विश्वविद्यालय है जो जोधपुर में है, उसका कुलाधिपति है वो कौन होता है, राजस्थान का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। ये अलग बात है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक बात है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय है जो शांति निकेतन का कुलाधिपति है, ये कौन होता है, तो शांति निकेतन वाले का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है, अलग है। ठीक है ना, शांति निकेतन का। ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय। क्या होता है, कुलाधिपति। ठीक है, अब देखो, अब देखें आपके पद से हटाने से संबंधित शक्तियां देखें तो आपके
कुछ हैं जो राज्यपाल के आपके प्रसाद पर्यंत प्लेजर ऑफ द गवर्नर के आपके पद धारण करते हैं। तो उनमें राज्य की सरकार के जो मंत्री होते हैं ये, और महाधिवक्ता जिनकी आपके 165 के अंतर्गत करते हैं, यही है ना महाधिवक्ता, ठीक है 165 के अंतर्गत। और जो राज्य सरकार के मंत्री हैं इनकी ये दोनों प्रसाद मंत्री रहते हैं। राज्यपाल इन्हें किसी भी समय बिना किसी प्रक्रिया के और बिना कोई आपके कारण बताए पद से हटा सकता है, ठीक है ना। राज्य सरकार के वैसे मंत्री होते हैं ना, वो मुख्यमंत्री इन्हें सलाह देता है तभी ये करता है, ठीक है ना राज्यपाल। ओके, जनजाति बाकी ये हटाने वाले की मत इनकी नहीं होती, जो दूसरे वाले और भी हमने देखे थे वो विशेष प्रक्रिया से या फिर राष्ट्रपति के द्वारा कई लोगों के अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा हटते हैं। जनजाति क्षेत्र से संबंधित शक्तियाँ हम देखते हैं, इसके संदर्भ में थोड़ी शक्तियाँ देखने को मिलती हैं कि संविधान का अनुच्छेद है 244, क्या इसमें अंतर्गत है, इसमें विशेष क्षेत्र घोषित आपके जनजातियों के प्रशासन एवं विकास योजनाओं के क्रम में संबंधित आपके राज्य के राज्यपाल के पास कतिपय विशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। बात करेंगे देखो किसकी, हम बात करते हैं अपने राजस्थान का जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ है, इस कल्याण प्रकोष्ठ के बारे में बात करते हैं। राजभवन है, राजभवन का जनजातीय कल्याण प्रकोष्ठ, देखो स्थापना करी थी 2011 में, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आता है। 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की सिफारिश के बाद राजभवन जयपुर में। भूमिका है कि अनुसूचित क्षेत्रों में शांति और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के साथ, 5वीं अनुसूची है, इस बार अपने 5वीं अनुसूची के साथ अनुच्छेद 244 एक है, इसके तहत निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन में राज्यपाल की सहायता करेंगी, हेल्प करेगी, किसकी, गवर्नर की, राज्यपाल की। संगठन है तो राजभवन में जनजातीय कल्याण प्रकोष्ठ का नेतृत्व निदेशक जनजातीय कल्याण एवं राज्यपाल के विशेष सचिव करते हैं, ठीक है ना। तो राजभवन में जनजातीय कल्याण जो कल्याण प्रकोष्ठ है उसका नेतृत्व निदेशक करते हैं, जनजातीय कल्याण एवं आपके ये निदेशक, और साथ में राज्यपाल के विशेष सचिव करते हैं। कार्य देखें तो जनजातीय इनके कार्य की बात करें तो कार्य में ये विशेष तौर पे आपके वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते हैं, राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करते हैं, और जो जनजातीय आपके उप योजनाओं का बजट का विश्लेषण करते हैं। तो जनजातियों से संबंधित आपके प्रमुख काम करते हैं, ये वार्षिक रिपोर्ट वगैरह तैयार करनी, समीक्षा वगैरह करनी, ठीक है ना, विश्लेषण करना। चलिए बात अब किसकी करते हैं, ये 5वां अपना राष्ट्रपति शासन की सिफारिश 356 के अंतर्गत। राष्ट्रपति जो शासन है इसकी सिफारिश करने का काम भी राज्यपाल करता है। राज्य का संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है ना, तो होने की दशा में राज्यपाल अपने प्रतिवेदन के माध्यम से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है कि राष्ट्रपति शासन लगाओ। राजस्थान में हम राष्ट्रपति शासन के भी बारे में बात करेंगे। राज्यपाल इस शक्ति का जो प्रयोग है स्व विवेक से करता है, और राज्य में निम्न जो परिस्थितियां उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। किसी एक दल में राज्य की विधानसभा में क्या स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में आपके राष्ट्रपति शासन लग सकता है। दूसरा कि संयुक्त सरकार का गठन हो गया हो और आपसी फूट के कारण शासन का सुचारू रूप से संचालन करना क्या है, कठिन हो गया हो। तीसरा कि दल बदल के कारण सरकार के अस्तित्व को क्या है, खतरा पैदा हो गया हो, दल बदल कर दी हो, पार्टी का बहुमत चला गया हो, राज्य में शांति और व्यवस्था की खतरा पैदा हो गया हो या उसकी संभावना हो, ऐसी स्थिति में भी किया जा सकता है।
मंत्रिपरिषद से विधानसभा के अविश्वास की आपकी स्थिति पैदा हो गई हो, तो मंत्रिपरिषद से क्या है, विधानसभा के अविश्वास की जो स्थिति है पैदा हो गई हो। अगली कि दलीय आपके विद्रोह के कारण मंत्रिपरिषद अल्पमत में आ गया हो और विपक्ष वैकल्पिक सरकार बनाने का दावा आपके प्रस्तुत कर रहा हो, ऐसी स्थिति में क्या है, आपके राष्ट्रपति शासन लगाने की आपके सलाह देता है राज्यपाल। उपयुक्त परिस्थितियों में राज्यपाल स्वयं विवेक से अन्य कोई विकल्प भी लागू कर सकता है। आपके सरकारी आयोग ने यह सिफारिश की कि अनुच्छेद 356 है, इसका प्रयोग अंतिम रूप से विकल्प रूप से करना चाहिए। ये कौन करता है, सरकारी आयोग करता है, कहता है ये। ठीक है, लास्ट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं राजस्थान में प्रमुख रूप से जो राष्ट्रपति शासन लगे उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगता है अपने कब लगता है, ये एक सेकंड, मार्च 1967 को, और आपके 26 अप्रैल 1967 तक चलता है। ठीक है, ये पहली बार ऐसा मोमेंट था जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगता है। टोटल राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है अभी तक। तो इस समय सबसे इम्पोर्टेंट बातें ये निकल के आती है, इस समय राज्यपाल कौन था, मुख्यमंत्री कौन था और ये क्या कारण था इसकी वजह से लगा। सबसे पहले हम कारण की बात करते हैं कि कारण क्या था कि इस कारण से भाई राष्ट्रपति शासन है ये लगाने की स्थिति आ गई 13 मार्च 1967 को। तो ये स्थिति ये थी कि चौथी विधानसभा थी, इस अपनी चौथी विधानसभा में चौथी विधानसभा आई। ठीक है, चौथी अपनी विधानसभा में अस्पष्ट बहुमत आया। अस्पष्ट बहुमत आने की स्थिति में 13 मार्च 1967 को आपके राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राजस्थान में पहली बार। अब हम बात करें इस समय मुख्यमंत्री कौन था, तो इस समय मुख्यमंत्री थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ने अपने क्या है, मुख्यमंत्री थे इस समय। तो इस समय राष्ट्र में आपके राज्यपाल कौन थे, तो इस समय राजस्थान के 2 राज्यपाल हुए। पहले आपके संपूर्णानंद हुए। ठीक है, संपूर्णानंद पहले कौन हुए, संपूर्णानंद। और संपूर्णानंद के बाद में आपके सरदार हुकुम सिंह। बस ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको अगर याद है तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके गलत होने की संभावना बहुत ही कम है कि इस टॉपिक का प्रश्न आपके गलत हो कि पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो उसमें मुख्यमंत्री आपके मोहनलाल सुखाड़िया थे, और आपसे पूछे कि क्यों लगा, तो विधानसभा में अस्पष्ट आपके बहुमत आ गया था। 13 मार्च 1967 को लगता है, 26 अप्रैल 1967 तक रहता है। इस समय राज्यपाल कौन थे, इस समय राज्यपाल आपके संपूर्णानंद जी थे और सरदार हुकुम सिंह थे। ये आपके पहली बार लगता है, कब, पहली बार। अब हम बात करेंगे दूसरी बार जब लगा, दूसरी बार जब आपकी क्या लगा, राष्ट्रपति शासन लगा राजस्थान में, उसकी बात करते हैं। तो दूसरी बार लगता है 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक। 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून इस बीच में लगता है। अगर इसके कारण के बारे में बात करें, किस कारण से लगा था, तो इस कारण आपके केंद्रीय निर्देशन से लग गया था। केंद्रीय निर्देश थे, इसमें थोड़ी क्या है, तानाशाही वाली फीलिंग आती है, यह एक प्रकार की तानाशाही थी। इस समय जो मुख्यमंत्री थे
इस समय आपके हरिदेव जोशी थे, इनकी सरकार को आपकी क्या किया गया था, बर्खास्त किया गया था। हरिदेव जोशी की सरकार को इस समय बर्खास्त किया गया था। और इस समय अगर हम राज्यपालों के बारे में बात करें तो इस समय आपके वेदपाल त्यागी आपके इस समय क्या थे, ये कार्यवाहक थे। कार्यवाहक आपके न्यायाधीश है। और एक वे आपके रघुकुल तिलक, ये भी आपके तिलक थे। रघुकुल तिलक भी आपके क्या हुए, कार्यवाहक आपके नहीं, ये कार्यवाहक नहीं थे अपने, जो भी हमने देखे कौन, वेदपाल त्यागी थे। ये वेदपाल त्यागी आपके प्रमुख रूप से कार्यवाहक थे। वहीं अगर तिलक की बात करें, रघुकुल तिलक, ये वो राज्यपाल हुए जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा आपके पद से मुक्त किया गया था। ठीक है ना। वो राष्ट्रपति थे आपके कौन से, वो राष्ट्रपति थे आपके 1981 में नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है ना, उनके द्वारा इन्हें पद से मुक्त किया गया था। ओके, तो ये बातें यहाँ से निकल के आती हैं कि केंद्रीय निर्देशन के द्वारा 1977 में हरिदेव जोशी की सरकार को बर्खास्त करके वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक इस समय क्या थे, कार्यवाहक आपके राज्यपाल थे। सॉरी, वेदपाल त्यागी कार्यवाहक और रघुकुल तिलक बाद में आपके राज्यपाल हुए। तो ये दो राज्यपाल रहे हैं इस समय भी। तो ये 1977 में लगता है, सेकेंड बार लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड टर्म में, तीसरी बार है। तीसरी बार आपके प्रमुख रूप से जो राष्ट्रपति शासन था, ये राष्ट्रपति शासन कब लगता है और क्या स्थिति रहती है। तो तीसरी बार की स्थिति हम बात देखें तो ये 17 फरवरी 1980 को लगता है। 17 फरवरी 1980 से लेकर आपके 5 जून तक, 5 जून 1980 तक ही रहता है। ये आपके इस समय बात करें, ये भी आपके केंद्रीय निर्देशन की वजह से लगा था। ये भी इस समय क्यों लगा था, ये भी आपके केंद्रीय निर्देशन की वजह से लगा था। ठीक है, क्यों लगा था, केंद्रीय निर्देशन की वजह से लगा था। ये भी आपके केंद्रीय निर्देशन की वजह से लगा था। ठीक है, केंद्रीय निर्देशन की वजह से लगता है। लेकिन इस समय, इस बार हरिदेव जोशी आपके मुख्यमंत्री ना होकर अब इस समय थे आपके भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, और सरकार को क्या है, इस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। इस समय अगर हम बात करें तो इस समय आपके प्रमुख रूप से जो राज्यपाल थे, ये राज्यपाल वही वापस रिपीट होते हैं, रघुकुल तिलक। इस समय क्या थे आपके राज्यपाल, गवर्नर के पद पर थे। ओके, ये बात आपके समझ में आई। ये बातें समझने के साथ ही आपकी तीसरा जो राज्यपाल का राष्ट्रपति शासन था, ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, चौथा हमारा राष्ट्रपति शासन लगता है, ये अब थोड़ा टाइम बाद लगेगा, ये लगेगा 15 दिसंबर को लगेगा। 15 दिसंबर 1993 के पास में, नहीं 92 में लगेगा। जब बाबरी मस्जिद थी, ये बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी, तब लगा था। और ये लगभग बहुत ही लंबे कार्यकाल तक लगा था, 1993 तक यहाँ पर लगा, सबसे लंबे समय तक लगा था। ठीक है, इस समय अगर हम बात करें सरकार किसकी थी, इस समय भी आपकी भैरव सिंह की सरकार थी। ठीक है, इस समय भी भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी। और यहाँ पर मुख्य कारण क्या था, बाबरी मस्जिद गिरना था, बाबरी मस्जिद। और इस सरकार को अपने बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है, बाबरी मस्जिद इस समय आपके मामला था। और राज्यपालों के बारे में बात करें तो इस समय आपके एम चन्ना रेड्डी, क्या थे, एम चन्ना रेड्डी आपके राज्यपाल थे। और धनिक लाल मंडल एक और थे, धनिक लाल मंडल। और एक अंतिम रूप से आपके बलीराम भगत, एम चन्ना रेड्डी
और धनिकलाल मंडल, ये प्रमुख रूप से कहानी थी चारों आपके जो राष्ट्रपति शासन लगे 356 के अंतर्गत उनकी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, विधायी शक्तियों के बारे में देखते हैं कि राज्यपाल की कौन कौन सी आपकी विधायी शक्तियाँ रहती हैं। इन विधायी शक्तियों के बारे में बात करते हैं। राज्यपाल की विधानमंडल तथा कानून निर्माण से संबंधित शक्तियाँ और उसकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। जो राज्यपाल की विधानमंडल और कानून निर्माण की जो संबंधित जो शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ उसकी विधायी शक्ति के अंतर्गत आती हैं। राज्यपाल की विधानमंडल तथा कानून निर्माण से संबंधित जो संबंधित शक्तियाँ होती हैं वो विधायी शक्तियों के अंतर्गत आएगी। अनुच्छेद 168 के बारे में बात करें, 168 के अनुसार विधानमंडल का गठन राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होगा। इसका अर्थ है कि राज्यपाल राज्य की विधानमंडल है, इस विधानमंडल का भी अभिन्न अंग होता है। तो राज्य की विधानमंडल होती है, जहाँ पर विधान परिषद है तो वहाँ पर 3 अंगों से निर्माण होगा, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। लेकिन जहाँ पर विधान परिषद नहीं है, 6 राज्यों के अलावा विधान परिषद नहीं है, तो वहाँ पर आपके विधानसभा और राज्यपाल ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, आपके विधानमंडल का निर्माण करते हैं। किसका? विधानमंडल का। अनुच्छेद 168 के अनुसार, अनुच्छेद 168 के अनुसार निर्माण करते हैं। ठीक है, देखो, सत्र का आहूत करना, सत्र का अवसान करना और विधानसभा का क्या है, विघटन करना, ये अनुच्छेद 174 के अनुसार, कौन से? अनुच्छेद 174 के अंतर्गत कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और आती है कि भाई साहब, विधानसभा का जो सत्र होता है, इस सत्र में आपके स्थगन का काम है। स्थगन का काम है ये नहीं करके आपके विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, ये अध्यक्ष करता है, वो अध्यक्ष का काम होता है। लेकिन विधानसभा का कहीं विघटन करना हो गया, चाहे विधानसभा का सत्र का जो अवसान है यानी सत्र को समाप्त करना हो या सत्र को आहूत करना है यानी बुलाना है, ये सारे काम किसके होंगे? राज्यपाल के होंगे, अनुच्छेद 174 के अंतर्गत होंगे। अनुच्छेद 174 में सत्रावसान और विधानसभा के विघटन का उल्लेख किया गया है। सत्र क्या होता है? सेशन की अगर हम बात करें कि सेशन होता क्या है, सत्र, तो विधानमंडल जिस अवधि में कार्य करती है यह अवधि आपकी क्या है? सत्र कहलाती है। अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानमंडल में 2 सत्रों के बीच आपके अर्थात एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी जो सत्र की प्रथम बैठक है, उस बैठक के बीच आपके 6 माह का अंतराल है। ये 6 माह के अंतराल से 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखना, 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए अंतिम बैठक के और पहली बैठक आगामी जो सत्र होती है उसकी, ये प्रमुख शर्त हैं। ठीक है, सत्र आहूत करना, अब बात करेंगे सत्र को आहूत करना क्या चीज़ है। तो सत्र के लिए आपके सदन को बुलाना सत्र आहूत करना कहलाता है। सत्र के लिए सदन को क्या है? बुलाना है, यह सत्र आहूत करना कहलाता है। राज्यपाल समय समय पर विधानमंडल के प्रत्येक सदन को सत्र के लिए आहूत करता है यानी समन भेजता है। ठीक है, ये बात याद रखना। सत्र का अवसान करना हो यानी सत्र को समाप्त करना, सत्र को अवसान करना कहलाता है। राज्यपाल समय समय पर विधानमंडल के दोनों सदनों का या किसी सदन का सत्र का अवसान करता है। विघटन क्या होता है? किसी सदन को भंग कर देना है, विघटन कहलाता है। विघटन केवल विधानसभा का हो सकता है, विधान परिषद का नहीं, क्योंकि वो एक स्थायी सदन है। विधानसभा का विघटन मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसकी सलाह से? सीएम की, चीफ मिनिस्टर की सलाह से किया जाता है। अनुच्छेद 174 को पहले अपने संविधान संशोधन अधिनियम 1951 की धारा आपकी 8 के द्वारा मूल संविधान के अनुच्छेद 174 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। अनुच्छेद 174 को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 8 के द्वारा मूल संविधान के अनुच्छेद 174 के स्थान पर आपकी क्या है? प्रतिस्थापित किया गया था। ये बात नोट याद रखने लायक है। 1951 का संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन था। विधानमंडल की में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार है, वो 175 में है। ये बात याद रखना कि विधानमंडल है, इस विधानमंडल में अभिभाषण है या संदेश भेजना है, क्या है? अभिभाषण है। ठीक है, अभिभाषण के साथ साथ में क्या है? संदेश भेजना है। ये कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, 175 के अंतर्गत करेगा। सत्र अवसान, सत्र का विघटन, सत्र का अवसान, सत्र बुलाना और विधानसभा का विघटन, ये सारे 174 में होता है। लेकिन यहाँ पर संदेश भेजना और अभिभाषण का काम 175 में हो रहा है। ठीक है, आगे देखो, आगे नहीं पीछे देखो, यहाँ पर
राज्यपाल विधानमंडल में किसी सदन का एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा। इस हेतु आपके सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। राज्यपाल विधानमंडल के किसी लंबित विधेयक पर विचार हेतु आपके विधानमंडल को संदेश भेज सकता है। राज्यपाल इस संदेश के उपरांत विधानमंडल उस विषय पर क्या है सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करती है। ठीक है। अनुच्छेद 175 के अंतर्गत यह उपबंध राज्यपाल के अधिकार के रूप में आपके वर्णित किया गया है। 175 के रूप में अधिकार है कि वो संदेश भेजता है, कोई विधानमंडल का आपके विषय सुविधा अनुसार आपके क्या है वो जल्दी रखे और उस पर चर्चा करे, और अभिभाषण भी जारी कर सकता है दोनों सदन के समवेत या किसी एक सदन में भी। ठीक है। चलो 175 74 75 फिर देखते हैं 176 विधानमंडल में विशेष अभिभाषण के बारे में बात करते हैं। तो वहाँ पर हमने अभिभाषण देखा, यहाँ पर विशेष अभिभाषण की बात करते हैं। देखो, राज्यपाल विधानसभा में के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र होता है, जो प्रत्येक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, जो प्रथम सत्र होता है उसमें एक साथ में समवेत होते हैं, असेंबल्ड टुगेदर होते हैं। तो विधानमंडल के दोनों सदनों में अभिभाषण एड्रेस करेगा और विधानमंडल को उसके आह्वान का आपके कारण बताएगा कि विधानमंडल का आह्वान समन क्यों हुआ है। राज्यपाल का ये अभिभाषण मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। देखो, एक तो ये बात 176 में विशेष आपके अभिभाषण के बारे में बात कही गई है। ठीक है, विशेष अभिभाषण की बात 176 में की गई है। और जो इसका भाषण होता है, विशेष अभिभाषण होता है, ये अभिभाषण आपके किसके द्वारा तैयार किया जाता है? मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। जो मंत्रिमंडल कहता है वही बोलता है। ठीक है। या तो निर्वाचन आपके चुनाव होने के पहले सत्र पर या फिर प्रत्येक वर्ष के आपके पहले, प्रत्येक वर्ष है इस पहले जो पहला आपके जो सत्र होता है, पहला सत्र होता है, इस पहला सत्र है, इस पहला सत्र में ये बोलने का काम अभिभाषण, विशेष अभिभाषण देने का काम करता है। ठीक है। जब विधानमंडल के दोनों सदन समवेत रूप से एकत्रित होते हैं तो राज्यपाल विधान परिषद का सभापति तथा विधानसभा का अध्यक्ष मंच पर अपने अपने आसन को ग्रहण करते हैं। राज्यपाल बीच के आसन को क्या है ग्रहण करता है और विधान परिषद का सभापति उसके दाईं तरफ। अब विधान परिषद है, इस विधान परिषद का ये विधान परिषद है, ये विधान परिषद किस तरफ बैठेगा? आपके विधान परिषद वाला अपने बैठेगा दाईं तरफ। ठीक है। और विधानसभा वाला है, ये विधानसभा वाला बैठेगा आपके किस तरफ? बाईं तरफ। ये विधानसभा यहाँ बिठा दो, बीच में ये बैठ जाएगा राज्यपाल। ठीक है। ये हमारे दृष्टिकोण से देख रहा हूँ, अपनी दिशा के हिसाब से। ठीक है ना, बोर्ड के हिसाब से विधानसभा बैठ गई दाईं तरफ और विधान परिषद बैठ गई दाईं तरफ और विधानसभा बैठ गई आपके बाईं तरफ। ठीक है। अध्यक्ष की बात हो गई है यहाँ पर। ओके, अध्यक्षों की बात करी, आसन ग्रहण करा दिया। तो राज्यपाल के अभिभाषण का उल्लेख अनुच्छेद 175 में भी है तथा अनुच्छेद 176 में भी है। अनुच्छेद 175 तहत अभिभाषण में किसी निश्चित अवसर का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि 176 में आपके उक्त विशेष अभिभाषण हेतु 2 अवसरों का आपके विशेष स्पष्ट रूप से आपके क्या है उल्लेख किया गया है कि विधानसभा में दिए गए आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में ये आपके प्रावधान प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया था। 51 से ये जोड़ा गया था जब पहला संविधान संशोधन हुआ था आपके। और प्रत्येक वर्ष के आपके प्रथम सत्र में, प्रत्येक जो वर्ष है इस पर प्रथम सत्र होता है उसमें प्रारंभ में। तो 176 में विशेष आपके ओकेजन दिया गया है, 175 में सिर्फ बात कही गई है विशेष अभिभाषण की, लेकिन ओकेजन नहीं बताया गया था। 176(2) में आपके राज्यपाल अभिभाषण के बताए गए विषयों पर चर्चा के लिए समय नियत करने का आपके प्रावधान प्रत्येक सदन की प्रक्रिया नियमावली में होगा। ठीक है। राजस्थान की विधानसभा जो अपनी नियमावली है अध्याय 5 है तथा धारा 16 में प्रावधान किया गया है कि सदन राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर समय नियत करेगा, परंतु अत्यावश्यक आपके मामले में अध्यक्ष सदन के नेता के परामर्श से उक्त समय आवंटित करेगा। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्होंने 2 विधानसभा में आर्थिक अभिभाषण दिया है, आर्थिक अभिभाषण देने वाले आपके प्रमुख रूप से 2 राज्यपाल हुए, जिन्होंने 2 विधानसभाओं में विषय आर्थिक, ठीक है, मैं ही सोचा कुछ है गड़बड़, आर्थिक नहीं है आरंभिक,
लंबी क्लास हो रही, आरंभिक, ठीक है। आरंभिक भाषण देने वाले दो, एक तो देखो गुरुमुख निहाल सिंह, ये गुरुमुख निहाल सिंह का लंबा कार्यकाल रहा था, ठीक है। गुरुमुख निहाल सिंह के बाद में हुकुम सिंह है और रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक और हुकुम सिंह। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि निम्न में से कौन से ऐसे राज्यपाल हैं जो दो विधानसभाओं में आरंभिक अभिभाषण नहीं दिया है। तो तीन व्यक्ति तो आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे, गुरुमुख निहाल सिंह और आपके हुकुम सिंह के साथ में रघुकुल तिलक, चौथा कोई अन्य दे देगा। तो ये तीनों नाम तो आपको याद रखने हैं। राजस्थान के ऐसे कार्यवाहक राज्यपाल जिन्होंने विधानसभा में आर्थिक नहीं है यहाँ पर, फिर भी आरंभिक अभिभाषण दिया है। राजस्थान के ऐसे कार्यवाहक राज्यपाल भी हुए, ऐसे कार्यवाहक राज्यपाल हुए जिन्होंने क्या है विधानसभा में आरंभिक आपकी क्या है अभिभाषण दिया, ऐसे हुए आपके NL टिब्रेवाल, NL क्या है टिब्रेवाल हुए, ठीक है, NL टिब्रेवाल। और ये NL टिब्रेवाल आपके कार्यवाहक की दृष्टि से आपके सबसे लंबी अवधि तक वाले आपके प्रमुख रूप से क्या रहे थे, राज्यपाल रहे थे। तो इन्हें ये अवसर मिल गया था 1999 में। तो दो बार देने वाले आपके, एक तो गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है, दूसरे हुए आपके हुकुम सिंह, तीसरे हुए रघुकुल तिलक, ठीक है। और एक ऐसे कार्यवाहक आपके राज्यपाल भी हुए टिब्रेवाल, ठीक है, जिन्होंने आरंभिक आपके भाषण दिया। 175, 176 अनुच्छेद, ओके। विधायकों की योग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय अनुच्छेद 192, 192 इंपोर्टेंट है कि आपके जो विधायक हैं, इन विधायकों की अयोग्यता से संबंधित अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो उस दिशा में क्या चीज़ होगी। तो देखिएगा, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 में वर्णित आपके निर्हरता से ग्रस्त होने पर उनकी अयोग्यता है, दल बदल को अपने छोड़कर से संबंधित जो विवाद है, इस विवाद का निर्णय आपके राज्यपाल करता है। ऐसा निर्णय करने से पहले राज्यपाल राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से राय लेता है तथा उसकी राय के अनुसार कार्य करता है। राज्यपाल का ये निर्णय अंतिम होता है। तो बात समझ में आई आपकी कि अनुच्छेद 192 है, इसमें तो ये बात तय की गई है कि राज्यपाल ये सारी चीज़ें तय करेगा अयोग्यता से संबंधित, लेकिन दल बदल को छोड़कर। जो वर्णित है 191 एक के अंतर्गत जो निर्हरताएं हैं, उन निर्हरताओं में वर्णित जो निर्हरता ग्रस्त होने पर कोई विधायक है, दल बदल को छोड़कर वापस कह रहा हूँ, संबंधित विवाद का निर्णय है राज्यपाल करेगा, ये 192 में कहा गया है। शर्त है 191 एक, ओके। ऐसा निर्णय करने से पहले राज्यपाल राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से राय लेगा। किससे राय लेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछ सकता है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से, यहाँ पर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, तथा उसकी राय के अनुसार कार्य करेगा। और राज्यपाल का निर्णय होगा ये अंतिम होगा। निर्णय अंतिम किसका होगा, निर्वाचन आयोग का नहीं, ये राज्यपाल का, गवर्नर का। ये भी जाने, क्या जाने। तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल वाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 200 में न्यायिक व्याख्या। तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 200 की न्यायिक व्याख्या करते हुए विधायिका द्वारा पारित जो विधेयक होगा, एक सेकंड रुकना, मैं यहाँ पर कुछ चेक करना चाहूँगा। वन 191
ठीक है। 191(1) के अंतर्गत आपके दी गई किसी अयोग्यता से ग्रसित हो गया, या फिर आपके देखो कि क्या किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का कोई सदस्य 191(1) में दी गई किसी अयोग्यता से ग्रसित हो गया हो, या फिर कोई व्यक्ति जो चुनाव में भ्रष्ट आचरण या दोषी पाया गया हो, जो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत हो, तो वह व्यक्ति चुने जाने के लिए अयोग्य माने जाएगा। और संसद या राज्य विधानमंडल किसी सदन का सदस्य बनने के किसी भी अयोग्य आपके संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य बनने के लिए भी अयोग्य होगा। ठीक है ना, संसद हो चाहे राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनने के लिए भी क्या है, अयोग्य होगा। एक तो चुने जाने के लिए अयोग्य माना जाएगा ही, साथ में यह भी तय करना होगा कि वह व्यक्ति कितने समय तक आपके अयोग्य रहेगा, और या उसकी अयोग्यता के समाप्त किए जाने की या घटाया जाए तो इस पूरे मामले की राष्ट्रपति के पास निर्णय के लिए भेजा जाएगा, और आपके राष्ट्रपति का निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। बात ये कही गई मोटे तौर से कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या किसी राज्य की विधान जो सभा है, विधान परिषद का कोई सदस्य है, अनुच्छेद 191(1) में दी गई जो योग्यताएं हैं उससे ग्रसित हो गया है, या फिर कोई व्यक्ति जो चुनाव में भ्रष्ट आचरण या दोषी पाया गया हो, जो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत हो, तो वह व्यक्ति क्या होगा, तो वो व्यक्ति आपके चुने जाने के लिए अयोग्य माना जाएगा। और ये होगा कि संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य बनने के लिए अयोग्य हो जाएगा, और यह भी तय करना होगा कि यह कितने समय तक अयोग्य रहेगा, और या उसकी अयोग्यता के समाप्त हो जाने की जाए या फिर उसे घटाया जाए। तो इस पूरे मामले की राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति के पास निर्णय के लिए भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति का निर्णय होगा अंतिम। दूसरा, इस तरह के किसी भी निर्णय लेने से पहले राष्ट्रपति या निर्वाचन आपके आयोग से परामर्श करेगा। निर्वाचन आयोग मामले की जांच करेगा और उचित आपके समझ जाएगा, जैसा वह उचित समझे। ठीक है, उपयुक्त आपके प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 की धारा 25 से आपके प्रतिस्थापित कर निम्नलिखित प्रावधान आपके वर्तमान में लागू हैं। ये सारे तो पहले थे, अब 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें ये आपके किए गए। यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अनुच्छेद 191(1) में उल्लेखित किसी निर्भरता से ग्रस्त है या नहीं है, तो इस प्रश्न को राज्यपाल के निर्णय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा, और राज्यपाल का विनिश्चय ही क्या होगा, अंतिम होगा। ये बात कर दी गई है। और ऐसे किसी भी प्रश्न का निर्णय लेने से पहले राज्यपाल को क्या निर्वाचन आयोग की राय आपके प्राप्त करनी होगी, और राज्यपाल ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। तो ये पहले इसकी बैकवर्ड स्टोरी थी, और अंत में जाकर ये जो हमने चीज़ देखी ये निकल के आती हैं। और 10वीं अनुसूची के अनुसार आपके जो सांसदों की दल बदल संबंधी जो अयोग्यता है कि विवाद का निर्णय आपकी क्या है, पीठासीन अधिकारी करता है, सदन का अध्यक्ष करता है। ये बात इसलिए वहाँ पर आपके पीछे छोड़ दी गई थी। अब हम बात करते हैं विधानमंडल के सदस्यों की शपथ दिलाने का काम 188 के अंतर्गत होता है। 188 में आपके विधानमंडल के जो सदस्य हैं, इन सदस्यों के शपथ दिलाने का काम अनुच्छेद 188 के अनुसार 188 के अनुसार 188 के अनुसार, क्लास लंबी होने का सर पे असर तो दिख रहा है चलिए, अनुच्छेद 188 के अनुसार विधानमंडल के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस हेतु आपके नियुक्त व्यक्ति हैं उसके समक्ष आपकी क्या तीसरी जो अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में वर्णित जो प्रारूप है उसके अनुसार क्या है, शपथ ग्रहण करेगा। प्रारूप दे रखा है तीसरे में, दिलवाएगा 188 के अनुसार राज्यपाल या उसके निर्दिष्ट जो व्यक्ति हैं उसके द्वारा। फिर अगली हम बात करें विधानमंडल में प्रतिवेदन पेश करना। विधानमंडल में प्रतिवेदन पेश करवाना ये काम राज्यपाल विधानमंडल में आपके निम्नलिखित जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करवाता है। एक तो हो जाएगी आपकी जो राज्य लोक सेवा आयोग की प्रतिवेदन है, ये 323(2) के अंतर्गत, सबसे पहले तो यही बता दूं। फिर आपके 243 जय के अनुसार वित्त आयोग की जो सिफारिश हैं, ठीक है। और तीसरा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के राज्य के लेखाओं से संबंधित जो प्रतिवेदन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षकों के राज्य की लेखाओं से संबंधित जो प्रतिवेदन है वो 151(2) के अनुसार 243 जय वित्त आयोग और 323(2) लोक सेवा आयोग प्रतिवेदन, ठीक है। चलिए
यहाँ सिफारिश से शब्द दे रखा, ठीक है। विधानमंडल में कुछ सदस्यों का मनोनयन, विधानमंडल है उसमें कुछ मनोनयन करता है सदस्यों का, वो राज्यपाल भी करता है। 171 या 188 177, ठीक। 171(3) के अनुसार और 171(5) के अनुसार राज्यपाल विधान परिषद की कुल संख्या के 1/6 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्यिक, विज्ञान, कला, सरकारी आंदोलन, कोई सहकारी आंदोलन है या समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक आपके अनुभव हो। अनुच्छेद 363 के 33 के अनुसार राज्यपाल यदि यह समाधान यह समाधान हो कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय का पर्याप्त आपको प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह एक आंग्ल भारतीय को भी आपके विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। राजस्थान में एक बार भी आंग्ल भारतीय आपके सदस्य हैं विधानसभा में मनोनीत नहीं हुआ है। वैसे 104वें संविधान संशोधन आपके जो हुआ कब हुआ, 2019 में। भारतीयों के मनोनयन और प्रावधान आपके निष्प्रभावी हो गए हैं। भारतीयों की यहाँ पर आंग्लो भारतीय के, ठीक है ना, आंग्ल भारतीयों के मनोनयन का प्रावधान है, ये निष्प्रभावी हो गया। 1 आपके 4th जो 104वां जो संविधान से आपके जो संशोधन हुआ कब, 2019 में, तब से। बाकी 333 के अनुसार प्रावधान है लेकिन कभी यूज ही नहीं हुआ इसका। कुछ विशेष प्रावधान भी हैं आपके, ठीक है। तो विशेष प्रावधान में देखें तो धन विधेयक है अनुच्छेद 207(1) और वित्त विधेयक है 207(1) के अंतर्गत ही, ठीक है ना। कुछ आपके विधेयक को विधानमंडल में पेश करने से पूर्व राज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता पड़ती है। उनमें आपकी धन विधेयक हो गया 207(1) के अनुसार और वित्त विधेयक 207(1) के अनुसार, इन पर क्या है, विधानमंडल में पेश करने से पहले ही आपके राज्यपाल की सिफारिश की क्या है, आवश्यक होती है। अब जो भी है इससे जो आगे का मामला है अगली क्लास में पढ़ेंगे। काफ़ी हमने पढ़ लिया, लंबा चौड़ा क्लास भी हो गई, 1.5 घंटे की हमने क्लास ले रखी है ये। और राज्यपाल लगभग आपके 30-40% की तरफ बढ़ रहा है टॉपिक। तो चलिए अगली कक्षा में मिलते हैं, तो तब तक के लिए नमस्कार।